लाइट भी नहीं तो ऑफ रहने। नमस्कार साथियों, आपका मंथन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। यदि जो योजनाएं चल रही है उस योजना के अंतर्गत एक अच्छी योजना है वो आपको देखने को मिलेगी। अच्छी योजना की बात करें तो आप देख पा रहे हो कि अब सब कुछ निजी हाथों में, जो देश है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पूरे किसके हाथों में जा रहा है कि निजी हाथों के अंतर्गत जाने वाला है। और निजी हाथों की बात करें तो इसके अंतर्गत लगातार बात की जा रही है कि जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गिरावट होती जा रही है और सरकार सब कुछ क्या दे रही है निजी हाथों में। तो इस योजना का नाम क्या है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना। इस योजना के अंतर्गत होगा क्या कि सरकार सब कुछ क्या देगी निजी हाथों में। कहने का अर्थ ये होता है कि देश के जो सरकारी उपक्रम है वो अब क्या होंगे, निजी हाथों में होंगे। यहाँ पर देखा जाएगा कि किस किस सेक्टर की बात की जाती है कि यहाँ पर परिवहन सेक्टर है, रेलवे लाइन है या पावर की बात की जाती है। तीनों सेक्टर के अंतर्गत अब सरकारी उपक्रमों के अंतर्गत निजी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। दूसरे अर्थों में देखा जाता है कि जो सरकारी गोदाम हैं अब वो उपयोग में नहीं लिए जा सकते हैं या उपयोग में लेने के कारण नहीं है। तो इसी कारण सरकार क्या करेगी कि लोगों को निवेश के लिए क्या करेगी, मोटिवेट करेगी और लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उन गोदामों को निर्माण होने के पश्चात काफ़ी समय पश्चात जब उनकी सीमा तय सीमा निश्चित होगी उसके पास वो गोदाम जो है वो किसके पास रहेंगे, सरकार के पास। कहने का अर्थ है वह कि उसको रिन्यूअल करने के लिए, उसका नवीनीकरण करने के लिए, निर्माण करने के लिए सरकार क्या करेगी, निजी एजेंसियों क्या करेगी, आमंत्रण करेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अब सब कुछ क्या है निजी हाथों में। काफ़ी व्यक्तियों को लगता है कि निजीकरण है, इसको लगातार क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन 1991 की जो मनमोहन सरकार की जो रणनीति थी, मनमोहन सरकार जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जब देश के पास में 7 दिन का जब आदान प्रदान विश्व व्यापार करने के अंतर्गत 7 दिन के जो पैसे थे उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो नीति अपनाई थी एलपीजी। एलपीजी का अर्थ है कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। इससे पहले एक नीति थी एलपीक्यू। उसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं कि प्राइवेटेशन जो था वो कुछ हद तक क्या था, सीमित था। तो उसमें क्या था कि लाइसेंस था, एक कोटा था और क्या था, परमिट था। लाइसेंस, कोटा और परमिट, इनके स्थान पे क्या आ गया, एलपीक्यू के स्थान पे आ गया एलपीजी। 1991 के अंतर्गत अपनाया गया था। उस समय अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह। इन्हीं को नवीन अर्थशास्त्र का क्या जनक भी कहा जाता है। और अब वर्तमान के अंतर्गत निजी क्षेत्र इनको लगातार क्या है, बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान के अंतर्गत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये फैसला लिया गया कि 4 वर्ष के अंतर्गत 6 लाख करोड़ रुपए, लगभग 81 बिलियन डॉलर वो राशि सरकार क्या करेगी, एकत्रित करेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर है या डेवलपमेंट विकास है उसके अंतर क्या करेगी, निवेश करेगी। तो अपन देखेंगे इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर होंगे, किस प्रकार से निवेश करेंगे और सरकार 4 साल के अंतर्गत 6 लाख करोड़ रुपए किस प्रकार जुटा पाती है। तो देखते हैं इसके अंतर्गत, योजना के अंतर्गत कि अब सब कुछ क्या जा रहा है निजी हाथों में। तो कौन कौन से सेक्टर है वो निजी हाथों में जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर अपन कि सबसे पहले बात की जा रही है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो योजना है इसमें राजस्थान के 14 तो हाईवे हैं। कितने हाईवे हैं, 14 हाईवे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि जोधपुर उदयपुर एयरपोर्ट का हिस्सा भी निजी हाथों में जाएगा। यहाँ पर बात कही गई कि 14 तो हाईवे की बात की जा रही है और यहाँ पर जोधपुर उदयपुर एयरपोर्ट का हिस्सा भी क्या जाएगा, निजी हाथों में। रेलवे में निजी साझेदारी के लिए 12 क्लस्टर, इनमें से जयपुर भी है, 12 क्लस्टर बने हैं कि इनके अंदर निजी हाथों के अंतर्गत जाएगा। यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो योजना है इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से बात की गई है। यहाँ पर माननीय जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि 4 वर्ष के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार क्या करेगी, राशि वो जुटाने जा रही है। किस किस माध्यम से, किन किन सेक्टरों के अंदर कितने % जो राशि है वो किस प्रकार से जुटाई जाएगी। यहाँ पर अपन देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 साल के अंदर
6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना लॉन्च की है। कितने? 6 लाख करोड़। और 6 लाख जो करोड़ की जो राशि है वो कितने सालों में? 4 सालों के अंतर्गत क्या करेंगे? निवेश करने की बात कही गई है। और यहाँ पर बात कही गई है कि हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट सहित 13 सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी होगी और मालिकाना जो हक होगा वो सरकार के पास ही रहेगा। कहने का अर्थ है कि इसके जो मालिक है वो मूल रूप से कौन सी होगी? सरकार होगी, लेकिन निजी क्षेत्र इसमें क्या आ सकता है? निवेश कर सकता है। और सरकार क्या करेगी कि 6 लाख करोड़ रुपए क्या करेगी? एकत्रित करेगी। और योजना जो अपनी है नेशनल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन योजना। यहाँ पर देखो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना के अंतर्गत कि इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों की सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचकर, हिस्सेदारी क्या करेगी? बेचेंगे और बेचकर संपत्तियों को लीज पर देकर कुल 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इसका पूरा खाका पेश करते हुए बताया कि लीज पर देने की प्रक्रिया 4 साल, कितने साल? 4 साल, यानी 2025 तक चरणबद्ध तरीके से चलेगी। यानी जो चरणबद्ध तरीके से बात की जाती है कि जो लीज होगी वो कितने साल की होगी? 4 साल तक की होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला पॉइंट इसमें निर्मला ने साफ किया कि जिन रोड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की लीज दिया जाएगा उनका मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप उसके मालिक बन चुके हो, ऐसा नहीं होगा। आपने वहां पर डेवलपमेंट किया, आपने अपनी राशि जो जितनी लगाई है उसका उपभोग किया, उसके पश्चात आपकी जब लीज समाप्त होगी, जो निर्माण कार्य करवाया हुआ है वो किसके पास रहेगा? सरकार के पास। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो लीज पर देने के पश्चात भी जो मालिकाना हक है वो किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। और यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत इस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मजबूत करने के लिए जो संपत्तियों की हिस्सेदारी निजी हाथों में सौंपी जाएगी, उनमें राजस्थान के 14 तो हाईवे हैं, जोधपुर, उदयपुर एयरपोर्ट भी शामिल है। बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट पहले से ही निजी हाथों में है। जयपुर जो एयरपोर्ट है पहले से क्या निजी हाथों में है। इसके अलावा रेलवे में प्राइवेट पार्टनर की साझेदारी से ट्रेन चलाने के लिए देश में 12 क्लस्टर का चयन किया है, जिसमें जयपुर भी क्या है? शामिल है। कि इसके अंतर्गत रेलवे के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करने के लिए 12 क्लस्टर बनाएंगे, जिसमें रेलवे के अंतर्गत जयपुर भी क्या है? शामिल है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं अपन इसके अंतर्गत कि भारत नेट की 2.86 लाख किमी BSNL MTN के टावर भी लगाए जाएंगे। इसमें जयपुर BSNL ऑफिस भी शामिल किया गया है कि जो BSNL है वो अभी निजी हाथों में चला गया है। और आप देखते हो कि BSNL की बेहतरीन सेवाओं के लिए लगातार निजी क्षेत्र इसके लिए क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। क्योंकि आप देखते हो कि स्पेक्ट्रम की बात, स्पेक्ट्रम जो BSNL का है वो निजी क्षेत्र उसको अच्छे से चला रहे हैं, तो BSNL भी अच्छे चले इसके लिए सरकार क्या करेगी? इसमें इन्वेस्टमेंट करवाएगी। आगे है 8 होटल भी लीज पर दिए जाएंगे या हिस्सेदारी बेची जाएगी। इनमें दिल्ली के होटल अशोका व होटल सम्राट भी शामिल है। कि दिल्ली के जो होटल है अशोका और कौन सा है? होटल सम्राट भी इसमें क्या है? शामिल है। कहने का अर्थ हुआ कि जो सरकारी जितनी भी संपत्तियां उसमें इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक लिमिटेशन बनाई गई है कि कौन कौन से सेक्टर होंगे। सड़क की बात हो गई, इसके अंदर एयरपोर्ट की बात हो गई, रेलवे की बात हो गई, या होटलों की क्या हो गई? बात हो गई। आगे देखते हैं, आगे की बात करें कि 13 संपत्तियां जिनको चिन्हित किया गया है, वो 13 संपत्तियां कौन सी जिनको क्या किया है? चिन्हित किया गया है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं 13 संपत्तियां कौन कौन सी है। कि यहाँ पर सड़कों, रेलवे से सर्वाधिक 3 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सड़कों और रेलवे से सर्वाधिक कितने रुपए जुटाएगी? 3 लाख करोड़। कुल राशि अपनी कितनी जुटानी है? 6 लाख करोड़। कितनी है? 6 लाख करोड़। और इनमें से जो समय सीमा है 4 वर्ष। कितने वर्ष है? 4 वर्ष के अंतर्गत 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने हैं। और जो सरकारी संपत्ति हैं इसमें क्या करना? निजी इन्वेस्टमेंट को क्या है? बढ़ाना है। तो इसमें सरकार क्या करेगी? हाईवे है और हाईवे से 1.6 लाख करोड़ और रेलवे से 1.5 लाख करोड़, पावर ट्रांसमिशन से 45,200 करोड़ जुटाएगी, पावर जनरेशन से 39,832 करोड़। इस प्रकार से सरकार जुटाने जा रही है, जिसमें टेलीकॉम है, टेलीकॉम के अलावा वेयर हाउसिंग है,
नेचुरल गैस है, प्रोडक्ट पाइपलाइन है, इसके अलावा खनन है, खनन के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन है, पोर्ट्स है, स्टेडियम है। इनमें क्या करेगी सरकार, अधिकतर जो संपत्ति है वो निजी क्षेत्रों में देकर और क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट एकत्रित करेगी। और सरकार क्या करेगी, इन संपत्तियों को लीज पर देकर और मालिकाना जो हक होगा वो किसका होगा, सरकार का होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो सरकारी संपत्ति है अब वो कहाँ जाएगी, निजी हाथों में। निजी हाथों का अर्थ ये हो गया कि उस पर निर्माण कार्य निजी लोग करवाएंगे, उसके पश्चात यूज लेने की समय सीमा, जो लीज की समय सीमा होगी, उसके पश्चात वो वापस किसको सौंपे जाएंगे, सरकार को सौंपे जाएंगे। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत, आगे की बात करें कि हाईवे देश भर की 27,600 किमी सड़कें दी जाएगी। हाईवे की बात करें तो 27,600 किमी सड़कें दी जाएगी। सरकार को हाईवे से सबसे ज़्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है कि जो हाईवे, इससे सर्वाधिक क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और इसके अंतर्गत 29 सड़कें, दक्षिण की 28, पूर्व की 22 और पश्चिम की 25 सड़कें लीज पर दी जाएगी। निजी क्षेत्र इनका संचालन निर्धारित अवधि तक करेगा। ये अवधि कितनी होगी ये बाद में तय किया जाएगा। अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि कितने साल की लीज होगी, लेकिन सरकार क्या करे, 27,600 किलोमीटर है ये सड़क क्या देगी, निजी हाथों में देगी। जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी उनकी लीज अभी तक तय नहीं की गई है, यानी कितने साल तक ये लीज रहेगी। आगे देखते हैं कि सड़कें निजी हाथों में जाने से क्या ज़्यादा टोल देना पड़ेगा। इस सवाल के जवाब में अफसरों ने कहा कि यह कहना अभी तक सही नहीं है, क्योंकि टोल को नियंत्रित रखने का फार्मूला बनाना अभी बाकी है। लेकिन जो माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ऐलान किया गया है कि 2024 तक सभी जो टोल है वो मुक्त कर दिए जाएंगे, यानी टोल अब नहीं लगेगा। तो सरकार इनसे पैसे कैसे जुटाएगी, कोई नई रणनीति बनाई जाएगी जिसके तहत ये टोल की राशि वसूल की जाएगी। क्योंकि रखरखाव के लिए, सड़कों की रखरखाव के लिए यदि कोई निजी कंपनी इसको बनाती है तो अपनी राशि किस प्रकार से वसूल करेगी, उसकी नई योजना लाई जाएगी। लेकिन अभी तक ये भी निर्धारित नहीं किया गया कि जो सड़कें जो बनाई जाएगी तो लीज कब तक होगी और सरकार को कब सुपुर्द करेंगे, ये अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। आगे देखते हैं कि राजस्थान के जो हाईवे चिन्हित है, राजस्थान के जो हाईवे चिन्हित है इसके अंतर्गत देखा जाता है। और देखिए इसके अंतर्गत जो हाईवे चिन्हित है और उसके अंतर्गत कि आगरा भरतपुर 45 किलोमीटर, चित्तौड़ कोटा 161 किलोमीटर, पालनपुर आबू रोड से बात हो रही है, यहाँ पर रूपगंज की बात हो रही है, 12 शिवपुरी की बात है, रिंगस सीकर से 44 यानी जयपुर किशनगढ़ की बात हो रही है, 90 यानी भरतपुर और महुआ की बात हो रही है, महुआ जयपुर की बात हो रही है, जयपुर रिंगस की बात हो रही है, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर की बात हो रही है, कोटा चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है, पालनपुर रूपनगर की बात हो रही है, कोटा 12 शिवपुरी। इसी प्रकार से क्या होगा, सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो राजस्थान की बात है और राजस्थान के जो हाईवे आपने देखा होगा कि जो निजी पैसे जुटाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत जो निजी कंपनी आएगी वो इन सड़कों के अंतर्गत इतने किलोमीटर के अंतर्गत सड़कों को क्या करेगी, डेवलपमेंट करेगी। और कितने साल तक लीज रहेगी ये अभी तय नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, आगे अपन बात करें कि एयरपोर्ट इसी वित्त वर्ष के अंतर्गत 6 एयरपोर्ट अगले वित्त वर्ष के अंतर्गत, तो इसमें देखे जाते हैं कि 6 एयरपोर्ट इसी वित्त वर्ष के अंतर्गत और अगले 6 एयरपोर्ट वित्त वर्ष के अंतर्गत। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो एयरपोर्ट से जो आय होती है उसके अंतर्गत है कि भुवनेश्वर है, इससे 900, वाराणसी से 500, अमृतसर से 500, त्रिची से 700, इंदौर से 400 और रायपुर से 600। ये अनुमानित सालाना आय करोड़ों में, यानी 500 करोड़ 900 करोड़ ये सालाना जो आय है अनुमानित है। और अगले साल के लिए यानी 6 एयरपोर्ट और होंगे जिनको लीज पर दिया जाए। चेन्नई है, विजयवाड़ा है, तिरुपति है, वडोदरा है, भोपाल है, हुबली है। लगभग जो एयरपोर्ट है यानी 12 एयरपोर्ट है वो क्या जाएंगे, निजी हाथों में जाएंगे और सरकार क्या करेगी, इनसे राशि क्या करेगी, एकत्रित करेगी। आगे देखते हैं कि जोधपुर एयरपोर्ट की 2023 और उदयपुर को 2025 से निजी हाथों में दिया जाएगा। यहाँ पर
2023 से तो जोधपुर की बात करिए और 2025 से उदयपुर को निजी हाथों में दिया जाएगा। जोधपुर से सालाना अनुमानित आय जो है 130 करोड़ रुपए। कितनी आय है? एक साल की जो वार्षिक आय है 130 करोड़ रुपए, जबकि उदयपुर से है 491 करोड़ रुपए। यानी 491 करोड़ जो रुपए हैं वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? उदयपुर से प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर देखा गया कि जयपुर पहले से क्या निजी हाथों में। जयपुर की बात करें, जयपुर जो एयरपोर्ट है पहले से किसके पास है? निजी हाथों के अंतर्गत है। और लगातार सरकार क्या करे, सब कुछ जो देश के जो हिस्से हैं वो क्या कर निजी क्षेत्रों में देना चाह रही है। यहाँ पर देखते हैं कि रेलवे में 400 स्टेशन और 90 पैसेंजर ट्रेन लीज पर देंगे। 400 तो स्टेशन होंगे और 90 जो पैसेंजर ट्रेन है वो क्या दी जाएगी? लीज पर दी जाएगी। यहाँ पर लिखा गया कि 400 जो स्टेशन है और 90 पैसेंजर ट्रेन है ये क्या देगी? लीज पर देगी। लेकिन इसकी समय सीमा क्या रहेगी वो अभी तक तय नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1.52 लाख करोड़ रुपए रेलवे में हिस्सेदारी बेचकर जुटा पाएंगे। 400 स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन, 1400 किमी के ट्रैक लीज पर देंगे। पहाड़ी ट्रैक कालका, शिमला, दार्जिलिंग, नीलगिरी, माथेरन भी इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। और इसमें 265 गुड्स शेड, 673 किमी डीएसपी भी निजी क्षेत्र के अंदर लीज पर दिए जाएंगे। चुनिंदा रेलवे कॉलोनियां और रेलवे के 15 स्टेडियम भी लीज पर दिए जाएंगे। यानी रेलवे के जो 15 स्टेडियम हैं ये भी लीज पर दिए जाएंगे। सरकार के द्वारा पैसे जुटाकर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या किया जाएगा? मजबूत किया जाएगा। और जो ये निजी हाथों में दिया जाएगा ये अपने आप में क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे और निर्माण करने के बाद में ये सरकार को क्या करेंगे? सुपुर्द कर देंगे। आगे देखते हैं कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो योजना है एयरपोर्ट हाईवे, इसके माध्यम से सरकार क्या करेगी? पैसे जुटाएगी। और इसके माध्यम से जो रोड मैप है वो अब तैयार किया जा रहा है। माननीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये पेशकश प्रस्तुत की गई है कि भारत के अंतर्गत डेवलपमेंट करने के लिए निजी क्षेत्र को आगे आना होगा, कि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करके इस डेवलपमेंट करके अपनी राशि जुटा सकता है। कितने साल तक की जो लीज होगी ये अभी तक तय नहीं किया गया है। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत कि किस प्रकार से जो राशि है वो जुटाने की बात कही गई है। इस साल 1 लाख करोड़ रुपए कम से कम लक्ष्य है। यानी जो वर्तमान 2021 का जो लक्ष्य है वो कितना है? 1 लाख करोड़ का। कितना है? 1 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया, जिसमें मौजूदा वित्त वर्ष में 88,000 करोड़ रुपए जुटाने की क्या है? योजना बनाई गई है, जिसमें रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, गैस पाइपलाइन है, एसेट्स में निजी निवेश लाया जाएगा। यानी निजी व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा और ये व्यक्ति क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करके इनको क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे। एसेट्स मोनेटाइजेशन की रकम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में लगाई जाएगी। जो भी रकम आएगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के अंतर्गत निवेश की जाएगी। और सरकार का इस वर्ष जो निवेश करने का जो लक्ष्य है, इन जो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने का जो लक्ष्य है कि इनसे 88,000 करोड़ क्या है? जुटाना है। और यहाँ पर लगभग 1 लाख करोड़ राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं। आगे कहा गया केंद्र सरकार ने अपनी संपत्तियों के नियत अवधि तक इस्तेमाल का अधिकार बेचकर और जैसे निवेश के अन्य तरीकों से 4 सालों में 6 लाख करोड़ रुपए यानी 81 बिलियन डॉलर जुटाने की योजना बनाएगी। सरकार इससे अपना खजाना भरने और वित्तीय घाटे को काबू रखने में मदद मिलेगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट भी किया जाएगा। करने का अर्थ है कि सरकार के पास में इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होंगे, नहीं जब तक सरकार के पास में राशि नहीं होगी सरकार निवेश नहीं कर पाएगी। और निवेश करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र को क्या कर रही है? आगे बढ़ा रही है कि निजी क्षेत्र आगे होंगे तभी सरकार के पास में राशि होगी। और सरकार क्या करेगी? इन पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कर पाएगी। आगे देखते हैं कि सरकार के द्वारा कि पुराने और चालू एसेट्स में निजी निवेश को आकर्षित किया जाएगा, कि नए या पुरानी संपत्तियां उसमें भी क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट करने वालों को आकर्षित किया जाएगा, या कोई नवीन सेक्टर होगा उसमें भी क्या होगा? आकर्षित किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुराने और चालू हालात वाले एसेट में निजी जो आवेश है उसको आकर्षित किया जाएगा। जो निजी
निवेश करने की बात कही गई उनमें आकर्षित किया जाएगा। और इसके अंतर्गत यानी कि पाइपलाइन यानी NMP का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसका जो नाम दिया गया है NMP की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, योजना। तो इसके अंतर्गत जो राशि जुटाई जाएगी 4 वर्षों के अंतर्गत, वो जो प्रारूप तैयार किया गया है उस प्रारूप के अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया वो कितना है, 6 लाख करोड़ रुपए। और 2021 के अंतर लक्ष्य रखा गया 1 लाख करोड़ रुपए सरकार है वो किस प्रकार से निजी क्षेत्र से जुटा पाएगी। आगे देखते हैं, इसके अंतर्गत आगे दिया गया है कि मोनेटाइजेशन का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में लगाया जाएगा, कि जो भी निजी निवेश आएगा उसे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस प्रकार से मजबूत किया जाएगा वो अपन देखते हैं। इसके अंतर्गत 6 लाख करोड़ रुपए की जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के अंतर्गत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, इस मौके पर उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में रिवाइवल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अहम रोल निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पब्लिक प्रॉपर्टी में निजी निवेश लाने के लिए उनको मोनेटाइजेशन करेगी। इससे जो भी रकम आएगी उसका इस्तेमाल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। करने का अर्थ ये हुआ कि निजी पैसे जुटाकर सरकार क्या करेगी कि 6 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या करेगी, एक सुदृढ़ बनाएगी। यानी कहने का अर्थ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी कमजोर है उस क्षेत्रों में क्या करेगी, निवास करेगी। और निवेश करने के कारण जो लगातार क्या होगा, इन क्षेत्र से जो धनराशि वो क्या होगी, वसूल की जाएगी। आगे देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि जिन एसेट्स का पूरा वित्तीय इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है उसे होगा निजी निवेश। जिन क्षेत्रों के अंतर्गत सरकारी संपत्तियों का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है उसका भी क्या होगा, निजीकरण किया जाएगा। कुछ हिस्सा प्रयोग हो रहा है, कुछ हिस्सा बेकार पड़ा है। जैसे रेलवे के अधीन 25 एकड़ भूमि है जिनमें से 20 एकड़ भूमि है वो प्रयोग में ली जा रही है, लेकिन 5 एकड़ भूमि है वो बेकार में रखी हुई है। उस 5 एकड़ भूमि को सरकार क्या करेगी, निजी हाथों में देकर उसको क्या करेगी, डेवलपमेंट करवाएगी। और वो जो राशि आएगी उस राशि को क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करेगी, खर्च किया जाएगा। आगे देखते हैं कि राज्य को अपने एसेट्स मोनेटाइजेशन करने के लिए केंद्र से इनिशिएटिव मिलेगा। कि इंसेंटिव की बात की जाती है, सरकार यदि राज्य सरकार यदि अपनी संपत्तियों को लीज पर देती है तो सरकार इसको, केंद्र सरकार इसको क्या देगी, इंसेंटिव देगी। इंसेंटिव की बात करें, सरकार इनको क्या करेगी, कुछ राशि अतिरिक्त और देगी जिससे राज्य क्या कर सकता है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है। इसमें लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं बल्कि राज्य भी क्या कर सकता है, इसके अंतर्गत पैसे जुटा सकता है। और 50 साल किसकी बात की जा रही, 50 साल की बात की जा रही। और 50 साल के अंतर्गत बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को 50 साल के लिए बिना किसी ब्याज के लिए क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। और राज्य का वो क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगर राज्य मोनेटाइजेशन करते हैं तो केंद्र 33% की वित्तीय सहायता देगा। यदि राज्य मोनेटाइजेशन करता है तो उसमें केंद्र सरकार 33% की क्या करता है, वित्तीय सहायता देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अगर राज्य अपनी किसी कंपनी को बेचता है तो केंद्र सरकार उसे मिलने वाली रकम के बराबर वित्तीय सहायता देगा। अगर वे उसको शेयर बाजार में लिस्टेड करते हैं तो उससे मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा और उसका मोनेटाइजेशन करते हैं तो केंद्र सरकार 33% की राशि उसमें क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। यदि आप शेयर मार्केट के द्वारा पैसा जुटाना चाहते हो या उस कंपनी को मोनेटाइजेशन करना चाहते हो, किसी प्रकार से यदि इसमें सरकार की जो शर्त रखी गई है, यदि मोनेटाइजेशन करते हो तो उसके अंतर्गत आपको केंद्र सरकार क्या करेगी, 33% जो राशि है वो क्या करेगी, सरकार आपको देगी। और यदि आप कंपनी का लिस्टेड करते हो तो उस कंडीशन में रकम का जो आधा हिस्सा कौन देगी, सरकार देगी। यदि शेयर मार्केट के द्वारा पैसा जुटाते हो तो 50% और मोनेटाइजेशन करते हो तो 33% की जो राशि है वो केंद्र सरकार के द्वारा सहायता के रूप में राज्य को दी जाएगी। आगे देखते हैं कि योजना के तहत 20 से ज़्यादा एसेट्स क्लास मोनेटाइज किए जाएंगे।
कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 से ज़्यादा एसेट जो संपत्ति हैं उनको क्या किया जाएगा, मोनेटाइज किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो सरकार के द्वारा वर्तमान के अंतर्गत कि 88,000 जो करोड़ रुपए हैं वो जुटाने की क्या बनाई गई है, योजना बनाई गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि नीति आयोग के सीईओ, और नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है, उनके द्वारा बताया गया है कि इस मौके पर कहा गया नेशनल मोनेटाइजेशन जो योजना है इसके तहत 20 से ज़्यादा एसेट्स क्लास को मोनेटाइज किया जाएगा और इसके तहत पहले साल यानी मौजूदा वित्त वर्ष में 88,000 करोड़ रुपए जुटाने की क्या बनाई गई है, योजना बनाई गई। यानी इस प्रकार का जो प्रारूप तैयार किया गया, जो चालू वित्तीय वर्ष है इसके अंतर्गत 88,000 करोड़ जुटाने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं कि एनएमपी का अर्थ है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना है। इसका जो अर्थ सीधे सरलों में देखा जाए कि जो स्ट्रक्चर की बात करें कि वो क्षेत्र पुराने या निजी, जो वर्तमान में पुराने ऐसे क्षेत्र हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, नए क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत डेवलपमेंट करने के लिए सरकार क्या करेगी कि इन व्यक्तियों को निवेश करने के लिए आकर्षित कर रही है और प्रारंभिक वित्त वर्ष के अंतर्गत और 4 वर्षों के अंतर्गत 6 लाख करोड़ की राशि क्या करेगी, जुटाएगी। और जो राशि मिलेगी इनको क्या करेगी सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या करेगी, निवेश करेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेक्टर बताए गए इसमें रेलवे है, रोड है, आपकी जो एयरपोर्ट है या जो अन्य सेक्टर है इनके द्वारा सरकार क्या करेगी, राशि जुटा पाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 जो रेलवे स्टेशन है, स्टेडियम है या रेलवे लाइन है या कोयले की जो खदानें हैं, पावर के क्षेत्र में बात करते हैं जो कोयले की जो खदान है इनको भी क्या करेगी, निजी क्षेत्र के रूप में दिया जाएगा और लोग इन्वेस्टमेंट करके इनकी राशि जुटाई जाएगी। आगे देखते हैं कि निजी क्षेत्र के निवेश एसेट्स का इस्तेमाल करेंगे और तय सीमा के बाद में, तय सीमा होगी उसके पश्चात क्या करेंगे, सरकार को लौटा देंगे कि आपने डेवलपमेंट कर दिया, तय सीमा तक आपने उसका प्रयोग कर लिया, आपकी समय सीमा समाप्त होने के पश्चात वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो निर्माण कार्य वो किसको सौंपा जाएगा, भारत सरकार को सौंपा जाएगा और इस पर मालिकाना जो हक होगा वो भी किसका होगा, भारत सरकार का मालिकाना हक इस पर होगा। यानी निजी हाथों में देने के पश्चात भी हक किसका होगा, सरकार का होगा। उनको कुछ समय तक ये लीज पर दिया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि सरकार के द्वारा जवाब दिया गया कि जो भी गोदाम है या उपक्रम हैं जिनका जो पुराने हो चुके हैं उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, इन पर नए निर्माण की बात की जाए तो इस प्रकार के लिए भी आकर्षित किया जाएगा। उनकी जगह नए और बेहतर सुविधा वाले गोदाम बनाने के लिए निजी क्षेत्र को आगे लाया जाएगा। उसका कहना है कि निजी क्षेत्र के निवेशक गोदाम बनाने के बाद उनको निश्चित अवधि तक इस्तेमाल करेंगे और उनका वापस सरकार को लौटा दिया जाएगा। यदि आप किसी गोदाम का निर्माण करते हो और आपके द्वारा राशि निवेश की गई है और सरकार के द्वारा यदि आपको 10 साल तक लीज पर दिया गया है तो 10 साल पूर्ण होने के पश्चात जो गोदाम का निर्माण आपके द्वारा किया गया है वो किसको दिया जाएगा, भारत सरकार को सौंपा जाएगा। आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत कि सरकार का जो लक्ष्य रखा गया कि सरकार के द्वारा बताया गया है कि जो इस पाइपलाइन योजना के अंतर्गत कि 4 वर्ष के अंतर्गत, कितने वर्ष में, कि 4 वर्ष के अंतर्गत 6 लाख करोड़ रुपए, कितने, 6 लाख जो करोड़ रुपए हैं वो जुटाने की बात कही गई है और 6 लाख करोड़ रुपए हैं वो 4 साल के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से 2025 तक किस प्रकार से जनता से क्या करने, जुटाने या एकत्रित करने। इसमें चालू वित्त वर्ष के अंतर्गत 88,000 करोड़ है वो क्या है, जुटाने। इन 2021 के अंतर्गत 88,000 करोड़ का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है और इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो बात की जाती है कि सड़क परिवहन है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, रेलवे के स्टेडियम हैं, कोयले की खदानें हैं या जो रेस्टोरेंट हैं, इन सबको सरकार क्या देगी, निजी हाथों में देकर और इनसे जो प्राप्त होने वाली राशि है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर या अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो राशि निवेश की जाएगी। तो ये आपकी योजना थी कौन सी, कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना।
जिसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं NMP। तो इस योजना के अंतर्गत आपने देखा कि योजना में सरकार के द्वारा निजी लोगों को किस प्रकार से आकर्षित किया गया और लोगों के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वो